राठौर पैलेस। इस वक्त आकृति बाथरोब पहनकर वॉशरूम से बाहर निकलती है और अपने फोन की तरफ देखते हुए इतना टाइम हो चुका है लेकिन ये अभी तक नहीं आए। ये सोचते ही आकृति अपनी बॉडी की तरफ देखती है और देखते हुए इतने दिनों से लोशन नहीं लगाया, स्किन काफी ड्राई हो चुकी है। ये सोचते आकृति तुरंत क्लोजेट रूम की तरफ जाती है और वहां जाकर एक चेयर पर अपना पाँव रखकर लोशन लगाना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ रणविजय राठौर पैलेस में एंटर करते हुए किसी से फोन पर कुछ बात करता है कि तभी प्रिया जी रणविजय की तरफ आती हैं। यह देखकर रणविजय तुरंत, मिस्टर किशोर, सारी अरेंजमेंट कंप्लीट करवाएं, मैं थोड़ी देर में ऑफिस में आता हूँ। यह कहते हुए फोन कट कर देता है। प्रिया जी रणविजय के चेहरे की तरफ देखते हुए, बेटा मोनिका ठीक तो है ना? ये सुनते ही रणविजय, हाँ मॉम, मोनिका ठीक है, आप चिंता बिल्कुल भी मत करें। वैसे आकृति अभी घर पर है या फिर वह चली गई? ये सुनते ही प्रिया जी, नहीं बेटा। तभी प्रिया जी, नहीं बेटा, वह अभी तक तो नहीं गई, शायद ऊपर कमरे में होगी। प्रिया जी की बात सुनते ही रणविजय जैसे ही अपने कदम आगे बढ़ाने वाला था कि तभी प्रिया जी रणविजय का हाथ पकड़ते हुए, बेटा मुझे तुमसे कोई बात करनी है। तभी रणविजय प्रिया जी की तरफ देखते हुए, हाँ कहिए। तभी प्रिया जी, तुम दोनों का कोई झगड़ा तो नहीं हुआ है? कलाकृति जब घर आई थी तब वह काफी उदास लग रही थी, उसने मुझसे कोई बात भी नहीं की। उसके बाद सुबह से कमरे से नीचे भी नहीं आई। तभी रणविजय को याद आता है कि कल आकृति गुस्से से घर चली गई थी। तभी रणविजय बात को घुमाते हुए, नहीं मॉम, सब कुछ ठीक है, आप क्यों बार बार चिंता करती हैं, अभी जाकर देख लेता हूँ। ये कहते रणविजय सीधा कमरे की तरफ बढ़ते हुए कमरे के अंदर एंटर करता है और जैसी अपनी नजरें इधर उधर घुमाता है तो उसे मालूम होता है कि इस वक्त आकृति कमरे में मौजूद नहीं है। तभी रणविजय अपने मन में, मैं जाकर फ्रेश हो लेता हूँ, उसके बाद जाकर आकृति से बात करूंगा। ये सोचते ही जैसे रणविजय क्लोजेट रूम में अपने कपड़े निकालने के लिए जैसे ही वहां पर एंटर करता है कि तो देखता है कि इस वक्त आकृति अपने पाँव पर बॉडी लोशन लगा रही थी, जिसे देखकर रणविजय, तो मैडम यहाँ पर है। ये कहते ही रणविजय खांसने लगता है। उसकी आवाज सुनते ही आकृति तुरंत दूसरी तरफ देखती है तो रणविजय को देखकर आकृति अपने मन में, ये मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं, कोई बात नहीं, अगर देख रहे हैं तो देखने दो, लेकिन इस बार मैं इनसे बात नहीं करूंगी। ये सोचते हुए आकृति जैसे ही क्लोजेट रूम से बाहर निकलने वाली थी कि तभी रणविजय दरवाजे पर अपना एक हाथ रखते हुए, वैसे नाश्ता कर लिया है तुमने? तभी आकृति अपने मन में, वाओ, ये रात के बारे में नहीं पूछे और यहाँ पर नाटक कर रहे हैं नाश्ते के बारे में पूछकर। ये सोचती आकृति ना में गर्दन हिला देती है। आकृति की तरफ से इस तरीके का जवाब सुनते ही रणविजय, ये बोल क्यों नहीं रही, आखिर बोल भी तो सकती है। आकृति रणविजय को आंसर देकर जैसी दूसरी तरफ से बाहर जाने वाली थी कि रणविजय दूसरी तरफ अपना हाथ रख देता है। यह देखकर आकृति अपनी आंखें बड़ी करते हुए कुछ कहने वाली थी कि तभी वह अपने मन में, नहीं, मुझे इनसे कोई बात नहीं करनी, जाएं उस मोनिका के साथ ही बात करें। आकृति को ऐसा देख रणविजय बात को घुमाते हुए, वैसे कौन सा लोशन लगाया है, इसकी फ्रेग्रेंस तो काफी अच्छी आ रही है। यह कहते ही रणविजय आकृति की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगता है। रणविजय के ऐसा करते ही आकृति अपने कदम पीछे करने लगती है। तभी पलक झपकते ही रणविजय आकृति की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेता है। रणविजय आकृति के गर्दन पर अपना चेहरा झुकाते हुए, ये फ्रेग्रेंस काफी अच्छी लग रही है, दिल करता है कि इसी में समा जाऊं। रणविजय की बातों का मतलब समझते हुए आकृति तुरंत रणविजय की तरफ देखती है। यह देख कर रणविजय बात को ठीक करते हुए, ये फ्रेग्रेंस काफी अच्छी है, मैं बस इसकी तारीफ कर रहा था। तभी आकृति धीमी वॉइस में, आपका हो गया हो तब मैं जाऊं। ये कहती आकृति जैसे ही अपने कदम बढ़ाने वाली थी कि तभी रणविजय आकृति को पकड़कर बेहद अपने करीब कर लेता है। रणविजय आकृति की सर से अपना सर जोड़ते हुए, तुम्हारा मुझसे बात न करने का कोई रीजन है क्या? ये सुनते ही आकृति अपने मन में, वाओ, तो इन्हें अब कुछ मालूम नहीं, जैसे ये 5 साल के छोटे बच्चे हैं जिन्हें कुछ समझ में आता ही नहीं है। आकृति अपने मन में ये सब सोच रही थी कि तभी रणविजय, हाँ तुम कुछ ऐसा ही समझ लो, तुम जब तक नहीं बताओगी तब तक मैं कैसे समझ पाऊंगा। ये कहते ही रणविजय तिरछा मुस्कुराता है। तभी आकृति अपने मन में, आखिर इन्हें कैसे पता चल गया कि मैं इनके बारे में ये सब सोच रही हूँ। ये सोचती ही आकृति रणविजय से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है कि तभी रणविजय आकृति के होठों से अपनी उंगलियां चलाते हुए आकृति की गर्दन से लेकर उसके पेट की तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगता है। इस वक्त रणविजय का हाथ बाथरोब की डोरी पर था। तभी आकृति यह देखकर, ये क्या कर रहे हैं आप, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? जिसे सुनने के बाद रणविजय, डार्लिंग तुम्हारे नाम के पीछे मेरा नाम जुड़ा हुआ है और तुम मेरी पत्नी हो, मुझे किस बात की शर्म। ये सुनते ही आकृति, ओ तो अब मैं आपकी पत्नी हूँ, वैसे कितने मंथ के लिए मैं आपकी पत्नी बनी हूँ, क्या आप भूल चुके हैं?
ये सुनते रणविजय, हाँ बात जो भी हो लेकिन हो तो तुम मेरी पत्नी। रणविजय का जवाब सुनते ही आकृति गुस्से से लाल हो जाती है, लेकिन रणविजय समझ चुका था कि इस वक्त आकृति गुस्से में है। इसी वजह से रणविजय जानबूझकर आकृति को परेशान कर रहा था। तभी रणविजय आकृति के चेहरे की तरफ देखते हुए, वैसे मैंने तुम्हें बहुत बार कहा है कि तुम बहुत ही ज्यादा हॉट हो। जब मैं तुम्हें ऐसी हालत में देखता हूँ तब तो मैं तुम्हें अपना कंट्रोल खोने लगता हूँ। ये कहते ही रणविजय आकृति के होठ पर अपने होठ जैसे ही टिकाने वाला था कि तभी आकृति रणविजय से अपने आप को दूर करते हुए, सीरियसली आप मुझे अपनी पत्नी मानते हैं या सिर्फ मैं आपके लिए एक गोल्ड डिगर हूँ? आकृति के मुंह से ये शब्द सुनते ही रणविजय गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बनाते हुए, खबरदार, आज तो तुमने ये शब्द इस्तेमाल कर लिया, लेकिन अगली बार तुमने ऐसा कुछ कहा तो सोच भी नहीं सकती कि मैं क्या करूंगा। ये कहते रणविजय बिना आकृति को देखे क्लोजेट रूम से बाहर चला जाता है। आकृति रणविजय को जाता देख उसकी आंखें भर आती है। वो रोते हुए, आखिर मैं आपके लिए क्या हूँ? आप कभी कुछ क्यों नहीं बोलते? पत्नी रहती हूँ लेकिन पत्नी जैसा बिहेव तो नहीं करते। आपको दूसरों की इतनी परवाह है लेकिन आपकी खुद की पत्नी की कोई चिंता नहीं। ये कहते ही आकृति अपने आप को आईने में देखती है। आईने में अपने आप को देखते हुए, क्या फायदा इतनी खूबसूरत होने का, क्या फायदा इतनी फेमस मॉडल बनने का कि आज तक कभी भी किसी इंसान ने मुझे दिल से चाहा नहीं। अगर किसी ने चाहा तो मेरी खूबसूरती से, तो किसी ने चाहा मेरे पैसों को। ये कहते ही आकृति गुस्से से अपना हाथ आईने में मारती है, जिससे आईने के कई सारे टुकड़े हो जाते हैं। इस आवाज को सुनते ही रणविजय, जो इस वक्त बालकनी में खड़ा था, वह आवाज सुनते ही तुरंत क्लोजेट रूम में एंटर करता है और ये देखकर उसकी आंखें बेहद बड़ी हो जाती है, क्योंकि इस वक्त आकृति के हाथ से काफी खून बह रहा था। ये देखकर रणविजय, आर यू मैड? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? जिसे सुनने के बाद आकृति गुस्से भरी आवाज में, हाँ मैं पागल हूँ, मेरा दिमाग खराब हो चुका है, लेकिन आपका क्या? तभी रणविजय, गलती करने पर ऊपर से बहस रही हो, अब चुप भी रहो। तभी रणविजय देखता है कि आकृति के एक हाथ पर इस वक्त कांच का टुकड़ा लगा हुआ था। वह धीरे से आकृति के हाथ से उस कांच के टुकड़े को निकालता है, जिससे आकृति की जोर से आह निकल जाती है। आकृति की आंखों में इस वक्त बेहद आंसू थे। आकृति रणविजय को अपने से दूर करते हुए, प्लीज जाएं, मैं खुद संभाल लूंगी, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जिसे आपकी जरूरत पड़े। ये सुनते ही रणविजय, और शटअप आकृति, ये कहती वह अगले पल आकृति को ब्राइडल स्टाइल में उठा लेता है और सीधा बिस्तर पर जाकर लिटा देता है। रणविजय बिना देरी के फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता है और आकृति के हाथ पर पट्टी बांधना स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ राठौर एम्पायर, इस वक्त माया राठौर एम्पायर में अपना इंटरव्यू दे रही थी कि उसके सामने मिस्टर प्रदीप राठौर बैठे हुए थे। वह फाइल की तरफ देखते हुए, आपकी परसेंटेज तो काफी अच्छी है, आप अकाउंट में काफी अच्छी रही हैं। ये सुनते ही माया, यस सर। तभी मिस्टर प्रदीप राठौर, और आपके पास पिछले 5 सालों का एक्सपीरियंस भी है, वेरी गुड। हमें आप जैसे स्टाफ की बहुत ज़रूरत है जो अपने काम में तरीके से ध्यान दे, हमारी कंपनी को आगे पहुंचाने में हमारी मदद करे। ये सुनते ही माया, आप उसकी बिल्कुल चिंता मत करें, मैं ऑफिस में अपना पूरा 100% दूंगी, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं आने दूंगी। ये सुनते मिस्टर प्रदीप राठौर, वेरी नाइस, तो ये फॉर्म है, इस पर साइन कर दीजिए, साइन करने से पहले से पढ़ जरूर लेना। ये सुनते ही माया उस एग्रीमेंट पेपर को पढ़ने लगती है, जिसे पढ़ने के बाद माया, इसका मतलब है कि मैं 5 साल तक इस कंपनी में काम करती रहूंगी। अगर 5 साल के अंदर मैं कभी भी कंपनी से रिजाइन करती हूँ तो उसका हर्जाना मुझे चुकाना पड़ेगा, वह भी पूरे 10 लाख रुपए। ये सुनते ही माया मिस्टर प्रदीप राठौर की तरफ देखते हुए, ये कंपनी के बॉस तो दिखने में शरीफ लगते हैं, वैसे तो मुझे इनसे कोई डर नहीं, और दूसरी तरफ अगर मैं ये जॉब छोड़ भी दूंगी तब मुझे यहाँ पर फैसिलिटी जो मिलती है वह दूसरी जगह बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। यहाँ पर इनकम भी ज़्यादा है, पर यहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छी पोजीशन पर रखा भी जाएगा, तो छोड़ने का सवाल नहीं उठेगा। ये सोचते ही माया तुरंत उस पेपर पर साइन कर देती है कि तभी पीछे से एक 6 फुट का नौजवान लड़का केबिन के अंदर एंटर करता है। मिस्टर प्रदीप राठौर उसे देखते हुए, वेलकम मिस्टर आदित्य राठौर। जैसे ही माया पलटती है तो आदित्य और माया एक दूसरे को देखते हुए, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जिसे सुनने के बाद मिस्टर प्रदीप राठौर, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? तभी आदित्य बात को संभालते हुए, नहीं दादू, मैं इसे नहीं जानता। ये कहती आदित्य अपने मन में, ओ तो मैडम यहाँ पर इंटरव्यू देने आई है। उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। दूसरी तरफ माया ये देखते हुए, इसका मतलब जिस कार पर मैंने पत्थर मारा था अब मैं उसी की कंपनी में काम करने वाली हूँ। ओ नो। ये कहते माया अपने हाथों की मुट्ठी बना लेती है। दूसरी तरफ मिस्टर प्रदीप राठौर, जो पेपर माया ने साइन किए थे वह पेपर अपने हाथ में पकड़ते हुए, कॉन्ग्रेचुलेशन मिस माया चौहान, आज से आप हमारी कंपनी में काम करेंगी। जिसे सुनने के बाद माया आदित्य की तरफ देखते हुए, थैंक्स सर। ये कहते माया अपने मन में, क्या थैंक्स,
अब तो यहाँ कैसे काम करेगी? तेरा ये बॉस तो तुझे छोड़ेगा नहीं। अभी भी हिटलर जैसी आंखों से तुझे ही घूर रहा है। शायद मौका मिलेगा तो वो तुझे कच्चा भी चबा जाए। तभी मिस्टर प्रदीप राठौर माया की ड्रेस को देखते हुए, मिस माया, आप इतनी वेल क्वालिफाइड हैं, तो फिर आपकी ड्रेस इतनी मैसी क्यों हुई है? आई मीन इंटरव्यू पर तो इन सब चीजों का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। ये सुनते ही माया बहुत ही ज्यादा एम्बेरसमेंट फील करते हुए तभी वो बात को संभालते हुए, सॉरी सर, लेकिन आज मैं इंटरव्यू देने के लिए आ रही थी कि तभी गाड़ी ने मेरे ऊपर कीचड़ उछाल दिया। इसी वजह से मेरी ऐसी हालत हो चुकी है। मैं आगे से ध्यान रखूंगी। ये सुनते मिस्टर प्रदीप राठौर, ये तो बहुत गलत बात है। तुमने उस गाड़ी वाले को कुछ कहा क्यों नहीं? ये सुनते ही माया, सर, मैं क्या कह सकती थी? एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद थी। यह कहते ही माया आदित्य के चेहरे की तरफ देख रही थी, जो गुस्से भरी निगाहों से उसे देख रहा था। तभी मिस्टर प्रदीप राठौर आदित्य की तरफ देखते हुए, सो मिस्टर आदित्य राठौर, आज तो आप ऑफिस में लेट हो चुके हो। आज आपका भी पहला दिन है, लेकिन आपके बदले मैं ही आपका काम कर दिया। आप क्यों लेट आए? आप तो कब का निकल चुके थे। जिसे सुनने के बाद आदित्य, दादू, काली बिल्ली ने मेरा रास्ता काट दिया था, इसी वजह से मुझे गाड़ी घुमाकर आनी पड़ी। जिसे सुनने के बाद मिस्टर प्रदीप राठौर हंसते हुए, तुम कब से इन बातों पर ध्यान देने लगे? ये सुनते ही आदित्य, बस दादू, जब से इंडिया आया हूँ तब से इन चीजों पर ध्यान देने लगा हूँ। ये सुनते मिस्टर प्रदीप राठौर, ओके ठीक है, मैं अब जाने वाला हूँ, अब तुम संभालो इस कंपनी को। ये कहते मिस्टर प्रदीप राठौर केबिन से चले जाते हैं। इस वक्त केबिन के अंदर माया और आदित्य एक दूसरे के सामने खड़े थे। माया अपने मन में, अब ये आदित्य राठौर मुझे छोड़ेगा नहीं, जितना जल्दी हो सके यहाँ से खिसक ले माया। ये कहती माया जैसे ही वहां से निकलने वाली थी कि तभी आदित्य माया को आवाज लगाते हुए, मिस माया, आपको अभी केबिन से जाने के लिए किसने कहा? ये कहती आदित्य सीधा जाकर केबिन का दरवाजा लॉक कर देता है। ये देखकर माया, सर, आप ये क्या कर रहे हैं? तभी आदित्य माया के बेहद करीब आते हुए, तुम्हारे मुंह से ये सर शब्द सुनकर मुझे काफी अच्छा लग रहा है। तुमने रास्ते में मुझे क्या कहा था कि तुम्हारी वजह से आज मैं ऑफिस लेट आया हूँ। तुमने मेरी गाड़ी का कांच तोड़ दिया। तभी माया अपनी गर्दन नीचे झुकाते हुए, सॉरी सर, मुझे नहीं पता था। ये कहते हुए माया चुप हो जाती है। तभी आदित्य माया के बेहद करीब आकर, नहीं, तुम्हें तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ये सुनते ही माया आदित्य के चेहरे की तरफ देखते हुए गुस्से भरी आवाज में, कैसी पनिशमेंट देंगे? बल्कि आपको तो सोचना चाहिए कि मैं आपके ऊपर एक लीगल एक्शन नहीं ली। ये सुनते आदित्य अपना हाथ पॉकेट में डालते हुए, और रियली, तुम्हें सच में लगता है? तभी माया आदित्य से दूर होते हुए, यस, क्योंकि गलती आपकी थी। आपने मेरे कपड़े खराब कर दिए, ऊपर से आपने बिल्कुल भी माफी नहीं मांगी, बल्कि पैसा देकर मुझे खरीदने की बात करे थे। लेकिन आप ये बात बिल्कुल मत सोचना कि मैं यहाँ पर काम करती हूँ तो आप मुझे दबा कर रखेंगे। मैं ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये सुनते ही आदित्य माया की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए, तो तुम कैसी लड़की हो बताओ? आदित्य को अपनी तरफ आते देख माया अपने कदम पीछे करते हुए सीधा दीवार के साथ लग जाती है। तभी आदित्य माया के चेहरे पर अपनी उंगलियां चलाते हुए, टेल मी मिस माया। तभी माया अपने दांत पीसते हुए, आप एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है। मैं जानती हूँ आप जैसे लोगों को अपने पैसों का बहुत घमंड रहता है, और आपके दादू को देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता। वह तो बल्कि दिल के बहुत अच्छे हैं। माया के मुंह से ये सारी बातें सुनने के बाद आदित्य गुस्से से माया की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेता है। वह गुस्से भरी आवाज में, मिस माया चौहान, आप इस वक्त भूल रही हैं कि आप किसके सामने बात करी हैं। ये सुनते ही माया, हाँ मैं जानती हूँ, इस कंपनी के बॉस आदित्य राठौर, जो बेहद ही खड़ूस और घमंडी इंसान है। तभी आदित्य गुस्से से माया के लिप पर फिंगर रखते हुए, ओ शट अप मिस माया, अगर एक लफ्ज तुमने एक और बार बोला तो आई स्वेयर मैं तुम्हारा ऐसा हाल करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। ये सुनते ही माया आदित्य से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए, आप जैसे लोगों से मैं बिल्कुल नहीं डरती, और मैं एक बार नहीं बल्कि 1000 बार बोलूंगी, आप बहुत ही ज्यादा खड़ूस और घमंडी इंसान हैं। ये सुनती आदित्य का गुस्सा इतना तेज बढ़ जाता है कि वह बिना कुछ कहे अगले ही पल माया के होठों पर अपने होठ टिका देता है। यह देखकर माया अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन इस वक्त आदित्य ने माया पर अपनी पकड़ मजबूत की थी। तभी माया खुद को बचाने के लिए आदित्य को जोरदार बाइट करती है, की वजह से आदित्य की आह निकल जाती है और वह तुरंत माया को छोड़ देता है। माया अपने होठों पर हाथ रखते हुए, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये सब करने की? ये सुनते ही आदित्य, तुमने अभी तक मेरी हिम्मत देखी कहाँ है? तभी माया अपने होठों को साफ करते हुए, मुझे आपकी हिम्मत देखनी भी नहीं है। ये कहते माया, अब से आपकी कंपनी में मैं काम नहीं करती। ये कहते ही जैसे माया केबिन से बाहर जैसे कदम रखने वाली थी कि तभी आदित्य, अभी कुछ देर पहले किसी ने कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन किए हैं,
अगर 5 साल से पहले कोई भी इस कंपनी को छोड़ता है तो उसे पूरे 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। अगर वह 10 लाख की अमाउंट नहीं देगा तो उस पर एक लीगल एक्शन लिया जाएगा। जिसे सुनने के बाद माया अपनी आंखें बंद करते हुए अपने हाथों की मुट्ठी बना लेती है और बिना कुछ कहे अपने केबिन में जाकर बैठ जाती है। माया गुस्से भरी आवाज में, किसका मुंह देकर आज मैं सुबह सुबह निकली थी, आज का दिन ही पूरा खराब है। और ऊपर से ये मिस्टर आदित्य राठौर, इनकी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की, और ये मेरी पहली किस थी और वो भी वेस्ट कर दी। आज तक कभी भी किसी लड़के को मैंने इतना करीब नहीं आने दिया, लेकिन ये मिस्टर आदित्य राठौर ने अब तो मुझे अशुद्ध कर दिया है। ये कहते माया अपने हाथों की मुठ्ठियां बना लेती है। दूसरी तरफ आदित्य अपने केबिन में, इस लड़की की अकल ठिकाने लगा कर रखूंगा। समझती क्या है अपने आप को, कुछ भी बोलेगी तो मैं सुनूंगा। ये जानती नहीं है मुझे, मैं लोगों से अपना हिसाब अच्छे से बराबर रखता हूँ। ये कहती आदित्य ऑफिस के मैनेजर को बुलाता है। दूसरी तरफ राठौर पैलेस। इस वक्त रणविजय आकृति के हाथों पर पट्टी बांधते हुए, क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब करने की, और ऊपर से कुछ ऐसा करती हो जिससे मेरा गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इस वक्त रणविजय की बातों का आकृति पर बिल्कुल कोई असर नहीं था। उसकी आंखों में इस वक्त आंसू थे। यह देख कर रणविजय, स्टॉप क्राइंग। अगर तुम्हारी आंख से एक आंसू भी निकला तो आई स्वेयर मैं अभी यहाँ से चला जाऊंगा, और फिर तुम्हें जितना रोना होगा तुम रोना। ये सुनते आकृति, हाँ आप तो यही चाहते हैं क्योंकि आपको तो किसी और के पास जाना है। जिसे सुनने के बाद रणविजय अपने सर पर हाथ रखते हुए, सीरियसली तुम्हें यह सब लगता है मैं ऐसा कुछ करूंगा? रणविजय आकृति को यह सब कह रहा था कि तभी उसका ध्यान आकृति के हाथों पर जाता है, जिस पर लगातार खून बहना और भी ज्यादा स्टार्ट हो जाता है। रणविजय हाथ को देखते हुए, डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। ये कहते रणविजय तुरंत डॉक्टर को फोन करता है। राठौर एम्पायर। इस वक्त माया केबिन में अपने सर पर हाथ रखे हुए बैठी थी कि तभी मैनेजर उसके पास आते हुए, मिस माया आप यहाँ से चलिए, आपका केबिन कोई और है। तभी माया, ये सुनते ही माया, लेकिन सेल्स का डिपार्टमेंट तो यही है। ये सुनते ही मैनेजर, हाँ लेकिन आप अब से बॉस की असिस्टेंट हैं, इसी वजह से बॉस के नजदीक में जो केबिन है वह आपका है। ये सुनते ही माया अपने दांत पीसते हुए, इसका मतलब इन्होंने जंग का ऐलान शुरू कर दिया है। ठीक है, फिर मुकाबला भी आमने सामने होगा। ये कहते माया बिना कुछ कहे सीधा आदित्य के केबिन में चली जाती है। इस वक्त आदित्य फोन पर किसी से बात कर रहा था। वह माया को अपने सामने देख, आई होप मिस्टर सिंघानिया आप समझ चुके होंगे, अगर आप ये प्रोजेक्ट हमें देंगे तो आने वाले वक्त में हम भी आपकी मदद करेंगे, और जो फैसला होगा आप हमें जल्द से जल्द बता दें। ये कहते आदित्य फोन कट कर देता है। आदित्य फोन को रखते ही माया के पास आते हुए, मिस माया चौहान, ये आपका कोई घर नहीं है, जब चाहे आप केबिन में आ जाएं, और वह भी बिना नॉक किए। ये सुनते माया, और रियली मुझे तो पता ही नहीं था। तभी आदित्य माया की तरफ बढ़ते हुए, लगता है मेरी किस का इतना इफेक्ट पड़ रहा है कि अब तुम मेरे बिना एक पल भी नहीं रह पा रही। जैसे सुनते ही माया अपने कदम पीछे करते हुए, मिस्टर आदित्य राठौर आप पहले ये सपनों की दुनिया से बाहर निकले। मैं आप जैसे लोगों की फितरत अच्छे से जानती हूँ, बल्कि आप जैसे बॉस लड़कियों का इस्तेमाल करते हैं। ये सुनते ही आदित्य बेहद डार्क नजरों से माया की तरफ देखता है। तभी वह गुस्से भरी आवाज में, तुम जिसके बारे में इतना कुछ बोल रही हो ना, उस पर लड़कियां फिदा होती है। तुम तो शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें अपनी किस दी। ये सुनते ही माया, आप जैसे बॉस के ऊपर आप ही की तरह लड़कियां फिदा होंगी, मुझ जैसे शरीफ घर की लड़की नहीं। ये कहते ही माया, आप मुझे कैसे असिस्टेंट की जॉब पर रख सकते हैं? माया की बात सुनते ही आदित्य, तो तुम यहाँ पर बात करने के लिए आई हो, क्यों तुम्हें वैसे अच्छा नहीं लगा? अब मैं तुम्हें अपने नजदीक रखूंगा। ये सुनते ही माया, ये जंग का ऐलान आपने शुरू किया है तो देखना पछताएंगे भी आप। ये कहते ही माया बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ राठौर पैलेस। इस वक्त डॉक्टर पूजा आकृति को इंजेक्शन लगा रही थी। करीब 10 मिनट के बाद डॉक्टर पूजा रणविजय के पास आते हुए, मिस्टर राठौर पेशेंट अभी ठीक है, लेकिन मैं आपसे एक पर्सनल बात पूछना चाहती हूँ। जिसे सुनते ही रणविजय, हाँ डॉक्टर आप कहिए क्या कहना चाहती हैं। तभी डॉक्टर पूजा आकृति की तरफ देखते हुए, आकृति तो मुझे मेंटली काफी स्ट्रांग लगती है, लेकिन ऐसी क्या सिचुएशन आन पड़ी जो उन्होंने ऐसा कदम उठाया? आई मीन वो तो शुक्र है कि कांच उनके हाथों से निकल गया, अगर ज्यादा गहरा लग जाता तो। ये सुनते ही रणविजय, आई नो डॉक्टर, लेकिन ये कहते ही रणविजय चुप हो जाता है। तभी प्रिया जी कमरे के अंदर एंटर करते हुए सीधा आकृति के पास चली जाती है। वह आकृति के सर पर हाथ रखते हुए, आखिर ये क्या हो रहा है? एक सीढ़ियों से नीचे गिर गई और दूसरी ने आज गुस्से में अपना हाथ आईने पर मार लिया। अगर तुम्हें चोट लग जाती तो आकृति हम क्या करते? ये सुनते ही आकृति आंखें भर जाती है। तभी प्रिया जी आकृति के आंसू को पोंछते हुए, प्लीज शांत हो जाओ। करीब आधे घंटे के बाद रणविजय सोफे पर बैठा हुआ था। वह आकृति को देख रहा था। हालांकि इस वक्त रणविजय को बेहद गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह कुछ नहीं बोल रहा था।
कि तभी उसके फोन पर मोनिका का फोन आता है। वह जैसे ही फोन रिसीव करता है तो दूसरी तरफ से मोनिका की आवाज आती है। मोनिका मासूम सा चेहरा बनाते हुए, रणविजय कहाँ हो तुम, अभी तक आए क्यों नहीं। रणविजय को बात करते हुए देख आकृति समझ चुकी थी कि इस वक्त मोनिका जरूर रणविजय को अपने पास बुला रही होगी। तभी आकृति अपने मन में, मुझे पता है ये मुझे छोड़कर उसके पास ही जाएंगे क्योंकि यह तो उससे बेपनाह प्यार करते हैं। मेरे साथ रहेंगे तो इन्हें सिर्फ और सिर्फ परेशानी मिलेगी। रणविजय आकृति की तरफ देखते हुए, हाँ मोनिका, बस मैं फ्रेश होने के लिए घर पर आया था, मैं कुछ ही देर में आता हूँ, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। यह कहते वह फोन कट कर देता है। रणविजय फोन को टेबल पर रखते हुए आकृति के पास जैसे ही जाता है तो आकृति अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है, जिसे देखकर रणविजय, तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी तो ठीक है, लेकिन अब तुम रेस्ट करोगी घर पर, तुम काम पर नहीं जा सकती। आकृति रणविजय की तरफ देखते हुए, अच्छा तो आपको इस वक्त मेरे काम की चिंता हो रही है। ये सुनते ही रणविजय, मैं तुम्हें कुछ और बोल रहा हूँ और तुम समझती कुछ और हो। सीरियसली मैं तुमसे बहुत परेशान हो चुका हूँ। जिसे सुनते ही आकृति, अच्छा तो अब आप मुझसे परेशान हो चुकी हैं, ठीक है, अब मैं आपकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। आकृति की बात का ना जवाब देते हुए रणविजय बिना कुछ कहे वॉशरूम में चला जाता है। इस वक्त रणविजय को बेहद गुस्सा आ रहा था क्योंकि आकृति ने जो हरकत की थी वह बेहद ही गलत थी और ऊपर से आज आकृति ने अपने आप को गोल्ड डिगर बोला था, जिसे सुनने के बाद रणविजय अपने गुस्से पर कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा था। रणविजय शावर के नीचे खड़ा था। इस वक्त उसकी आंखें बेहद सर्द थी। वह गुस्से भरी आवाज में, तुम समझती क्यों नहीं, तुम मेरे लिए क्या हो। दूसरी तरफ राठौर एम्पायर इस वक्त माया केबिन में बैठी हुई थी और लैपटॉप पर काम करी थी कि तभी एक स्टाफ जाकर माया के टेबल पर बहुत सारी फाइल्स रख देता है। ये देख कर माया, अरे इतनी सारी फाइल्स क्यों। ये सुनते ही स्टाफ, बॉस ने भेजा है, कहाँ है पिछले 6 महीने की बैलेंस शीट निकाल कर दो और सारे एक्सपेंस और लॉस के बारे में प्रॉपर डिटेल होनी चाहिए। ये सुनते ही माया, लेकिन इसमें तो बहुत वक्त लग जाएगा। ये जिसे सुनते ही वो स्टाफ, हाँ तो ये तुम्हारा काम है, ये कहते वहां से चला जाता है। माया को यह सब देख कर समझने में देरी नहीं लगती कि ये जानबूझकर आदित्य उसके साथ ये सब कर रहा है। तभी माया, तुम्हें जितना परेशान करना है कर लो, लेकिन मैं अपना काम प्रॉपर करूंगी और तुम्हें बोलने का एक भी मौका नहीं दूंगी। ये कहते ही माया अपने काम में लग जाती है। दूसरी तरफ आदित्य माया को अपने केबिन से देखते हुए, मिस माया ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखो तुम्हारे साथ होता क्या है। ये कहते आदित्य टेबल पेपर पर वोट घुमाने लगता है। दूसरी तरफ राठौर पैलेस, इस वक्त रणविजय तैयार होकर आकृति के पास बैठा हुआ था। आकृति की तरफ देखते हुए, मैं निकलने वाला हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। रणविजय की बात सुनते ही आकृति अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। यह देखकर रणविजय को फिर से गुस्सा आने लगता है, लेकिन उसने इस वक्त अपने गुस्से पर कंट्रोल किया था और वह चुपचाप आकृति को बिना कुछ कहे वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ आकृति यह देखकर, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया है, अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं भी इस रिश्ते को अब और ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहती। मुझे पता है आप भी यही चाहते हैं, इसी वजह से अब मैं जो फैसला लेने वाली हूँ शायद हो सकता है उससे हम दोनों की जिंदगियां आसान हो जाए। ये कहते ही आकृति की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आखिर आकृति तब क्या फैसला लेने वाली है, जिसके लिए आपको सुनना पड़ेगा कहानी का अगला भाग। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।